Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is supervisor batch and ये स्पेशलाइजेशन पार्ट है. इसमें हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है स्पेशलाइजेशन को कवर करना. इससे पहले हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस एरिया में आपको दो थिंकर्स के बारे में, दो थ्योरिस्ट्स के बारे में पूछा गया है. एक सिगमंड फ्रूड के बारे में और दूसरा एरिक्सन के बारे में. सिगमंड फ्रूड की थ्योरी को हमने पढ़ा इन डिटेल प्रीवियस क्लास में और आज हम करेंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जो स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एरिक्सन ने दिए है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज क्लास सेकंड फॉर द स्पेशलाइजेशन पार्ट. और हर एक जो स्पेशलाइजेशन की क्लास है, जैसे हर एक टॉपिक है, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी हो, एरिक्सन की थ्योरी हो, बाकी सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स हो, साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हो, इन सब की एमसीक्यू सीरीज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं. तो आप हमारे यूट्यूब चैनल साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से जो है वो फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिक्सन की जो थ्योरी है स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, देखो जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है, फिर पैदा होता है, फिर वो छोटा होता है, उसका चाइल्डहुड होता है, फिर वो जवान बनता है, फिर उसके बाद मैच्योर्ड मैन बनता है, उसके बाद एक बुढ़ापा उसको आ जाता है, तो टिल हिज डेथ. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरता रहता है. ये हमने सिगमंड फ्रूड की थ्योरी में भी पढ़ा था. लेकिन सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी थी वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी. उसमें सिगमंड फ्रूड ने माइंड के जो माइंड है हमारा उस पर फोकस कराया था. उसने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था कि इसमें ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में हमने पढ़ा था. उसमें 5 स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें लिबिडो जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था. इसलिए हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी उसको बोलते हैं, फ्रूड की थ्योरी को. लेकिन जो एरिक्सन की थ्योरी है उसको हम साइकोसोशल थ्योरी बोलते हैं. क्यों साइकोसोशल थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि जो एरिक्सन की थ्योरी है ना, इसमें इसने ज़्यादा फोकस कल्चर एंड सोसाइटी पे किया है. कल्चर और सोसाइटी की वजह से क्या क्या होता है एक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू असर, तो कल्चर और सोसाइटी का ज़्यादा रोल यहाँ पे दिखाया गया है. इसलिए हम इसको साइकोसोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन इन ह्यूमन स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम बोलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब सिगमंड फ्रूड ने जो अपनी थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरी बनी. क्योंकि उसने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फैलिक स्टेज में उसने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी, जिसमें वो बताता है कि जो लड़के होते हैं, छोटे लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं लड़के, वो अपने बाप से जेलस होते हैं, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं. इवन और जो लड़कियाँ होती हैं उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है, वो अपनी मदर को जो है मारना चाहती है और रिप्लेस करना चाहती है. तो वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल, और उसमें उसने पिनस एनवाई की बात की थी, तो एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी बन गई थी बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके, उसी थ्योरी पे काम करके एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी. ठीक है, तो जो फ्रूड की थ्योरी थी वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे थी और इसने जो एरिक्सन ने थ्योरी दी वो है साइकोसोशल थ्योरी. ठीक है, एरिक्सन ने एम्फसाइज किया दैट ईगो मेक्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट बाय मास्टरिंग एटीट्यूड्स, आइडियाज, स्किल्स एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. एरिक्सन बोलता है कि जो ईगो है उसने क्या किया, ईगो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे देता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. क्योंकि ईगो देखता है कि कौन से एटीट्यूड सही है, कौन से आइडिया सही है, कैसे स्किल्स को अप्लाई किया जाए हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में. और एरिक्सन का कहना है कि हर एक स्टेज पे कन्फ्लिक्ट होता है, क्राइसिस होता है. अगर अच्छी पेरेंटिंग हो जाएगी तो इंसान एक अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप होता है. लेकिन अगर पेरेंटिंग सही नहीं होगी, अगर वो क्राइसिस से बाहर नहीं निकला किसी स्टेज से, तो वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट रहता है उस स्टेज पे. ठीक है, दिस मैस्ट्री, वो जो ईगो रियलिटी दिखाता है ना, जो हमने पढ़ा था कि ईगो एक रियलिटी दिखाता है और वो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने ईड को भी, आईडी जो ईड हमने पढ़ा था उसको भी जो है इत्मीनान से रखेंगे और कैसे सुपर ईगो को भी बैलेंस करेंगे. तो ये जो कौन से एटीट्यूड्स हमारे एक्सेप्टेबल सोसाइटी में है, कौन से स्किल्स ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ये जो मैस्ट्री होती है ना, यही हेल्प करती है. जब एक बच्चे को ये समझ आती है तो बच्चा भी जो है एक सक्सेसफुल मेंबर बनता है सोसाइटी का. जब उसको ये समझ आती है कि हमारी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है और सारे लोग कैसे इंडिपेंडेंटली फिर बड़े होते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग ईच ऑफ एरिक्सन 8 स्टेजेस, आपको याद रखना है एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए हैं इस थ्योरी में. कितने स्टेज दिए हैं? 8. और उसने कितने दिए थे? 5 स्टेज दिए. आपको याद होगा ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज है ना. लेकिन एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए हैं. There is a psychological conflict that must be successfully overcome in order for a child to develop into a healthy and well-adjusted adult. तो क्योंकि वहाँ पे एरिक्सन बोलता है जो 8 स्टेजेस आते हैं इंसान की ह्यूमन डेवलपमेंट में, इंसान की पूरी लाइफ में,
हर एक स्टेज पे एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं इसको ओवरकम करने में। तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं और बच्चा खुद से भी करता है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुली ओवरकम हो गया तो एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, अगर नहीं तो वो क्राइसिस सिचुएशन वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, अगर हम स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एरिक्सन की जो स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है ये बेस्ड है फ्रूड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे। ठीक है, एरिक्सन ने बोला कि वी आर मोटिवेटेड बाय द नीड टू अचीव कॉम्पिटेंस इन सर्टेन एरियाज ऑफ आवर लाइव्स। देखो जब छोटा बच्चा है ना, वो क्या चाहता है, छोटा बच्चा जो ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, वो चाहता है वो अपने हाथ से चम्मच से खाए, तो वो उस एरिया में कॉम्पिटेंस चाहता है, वो चाहता है वो कैपेबिलिटी उसमें डेवलप हो। फिर थोड़ा बड़ा जब होता है वो चाहता है कि वो टॉयलेट खुद से निकले, वो खुद से चल सके, तो वो उस एरिया में कॉम्पिटेंस चाहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइको सोशल थ्योरी वी एक्सपीरियंस 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट over our lifespan from infancy through late adulthood। तो एज पर द एरिक्सन्स थ्योरी की हमें क्या है कि हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, ये जो कॉम्पिटेंस हम चाहते हैं एक एक डिफरेंट एरिया में, एक एक पर्टिकुलर स्टेज में, पूरी जब हमारा लाइफ स्पेन है, जितनी देर तक हम जिंदा रहते हैं, बिल्कुल इन्फेंसी से, बिल्कुल जब हम पैदा होते हैं वहाँ से बिल्कुल लेट अडल्टहुड तक हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। और हमारी मोटिवेशन क्या रहती है कि हमें कंपीटेंस हासिल करनी है, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, हमें इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी हासिल करनी है। ठीक है, at each stage there is a crisis or task we need to resolve। successful completion of each developmental task results in a sense of competence and high healthy personality। हर एक स्टेज पे क्या होता है, हर एक स्टेज पे क्या होता है, क्राइसिस होता है, और हर एक स्टेज पे एक इंसान के पास एक टास्क होता है। जैसे जब छोटा बच्चा ना, उसका एक मेन उसका साइकोलॉजिकल डिलेमा ये होता है कि मैं अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग लूँ, मैं इंडिपेंडेंटली टॉयलेट जा सकूँ। उसके बाद ये होता है कि मेरी जो अपीयरेंस होगी या सोसाइटल एक्सेप्टेंस होगा। फिर जब इंसान टीन एज में आता है तो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट चीज़ें हम देखने को हमें मिलेंगी जब हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे। अगर ये जो टास्क होते हैं, ये जो कॉम्पिटेंस हम चाहते हैं, अगर इसमें फेल हुआ इंसान तो फिर फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी रहती है। और एरिक्सन ऑल्सो added that Freud stages by discussing the cultural implications of development। Certain cultures may need to resolve such stage in different ways based upon their cultural and survival needs। तो जो फ्रूड की थ्योरी है ना, उसमें एक और चेंज क्या लाई एरिक्सन ने, उसने कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाया। कैसे, जैसे अमेरिकन सोसाइटी है ना, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, उसमें कोई और चीज़ एक्सेप्टेबल है और हमारी सोसाइटी में कोई और चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में ये डिफरेंस है कि अगर दो बच्चे होंगे, अगर अमेरिकन सोसाइटी में भी बच्चा वैसे चलेगा और इंडियन सोसाइटी में भी वैसे चलेगा, लेकिन दोनों अगर इंडिया के हिसाब से वो सही माना जाएगा, इंडिया वाला बच्चा सक्सेसफुल और खुश होगा, अमेरिका वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के स्टैंडर्ड्स, वहाँ के मॉरल्स और वहाँ की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, उसको कुछ लैकिंग रहेगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस थ्योरी में हमें वो सीखने को मिलता है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी में, 8 स्टेज में पहला स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहला स्टेज वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, और ये स्टेज कब आता है, ये आता है बर्थ टू 12 मंथ्स ऑफ एज। जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, बराबर 12 मंथ्स ऑफ एज तक, 1 साल तक, बर्थ टू 1 ईयर्स ऑफ एज तक क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला ये आता है, जोन आता है, और उसमें कॉम्पिटेंस इंसान और छोटा बच्चा क्या है, ट्रस्ट करना सीखता है, और अगर अच्छे से नहीं किया तो भी वो मिसट्रस्ट उसमें रहता है। इन्फेंट्स मस्ट लर्न दैट एडल्ट्स कैन बी ट्रस्टेड। और उसमें छोटे बच्चे को क्या सीखना पड़ता है, छोटे बच्चा यही कोशिश करता है सीखने की कि जो एडल्ट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं ना, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे सीखता है, जब हमारे बड़े छोटे बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, जब उसका जो उसको है डायपर लगाते हैं, उसको दूध बोतल में प्रोवाइड करती है, अम्मा उसको दूध पिलाती है। तो क्योंकि उस टाइम पे इन्फेंट जो होते हैं ना, वो केयर गिवर्स पे डिपेंड होते हैं। तो केयर गिवर्स जितने रेस्पॉन्सिव रहेंगे, कितने सेंसिटिव रहेंगे इन्फेंट के नीड्स की, और उतना सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा बेबी में, और उतना बेबी वर्ल्ड को क्या करेगा, ट्रीट एज सेफ एंड प्रिडिक्टेबल प्लेस। उसको लगेगा कि नहीं ये सेफ प्लेस है, ये प्रिडिक्टेबल प्लेस है। अगर मुझे लगा था कि ये मुझे दूध देगा, इसने मुझे दूध पिलाया, अगर मुझे लगा था कि ये मुझे साफ रखेगा, उसने मुझे साफ कपड़े पहनाए, मैं ड्राई कपड़े पहन के हूँ, कोई वेट कपड़ा नहीं है, तो इसलिए वो ट्रस्ट करना सीखेगा। तो जितने केयर गिवर्स, जितने पेरेंट्स या केयर गिवर होगा, गार्डियन होगा, उस टाइम पे जितना वो रेस्पॉन्सिव और सेंसिटिवनेस दिखाएगा ना, उतना बच्चा ट्रस्ट करना सीखेगा और उतना बच्चे को अच्छा
आएगा और एक अच्छी पर्सनैलिटी, वो पॉजिटिव रहेगा, खुश रहेगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी में वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये बर्थ से लेकर 12 मंथ्स ऑफ एज तक जो है होता है ये वाला स्टेज। ठीक है यहाँ तक? ओके। तो कुछ बेबीज़ के जो केयर गिवर्स होते हैं वो उतने रेस्पॉन्सिव नहीं होते, वो अनरेस्पॉन्सिव होते हैं। वो बेबी की जो नीड्स होती है ना उनको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। उससे जो बेबीज़ होते हैं वो जो बिल्कुल अप टू 1 ईयर ऑफ जो उनका एज होता है उसमें वो एंग्जाइटी, फियर और मिसट्रस्ट डेवलप होता है, और उनको वर्ल्ड जो है एज अ सेफेस्ट प्लेस नहीं लगती है, एज अ सेफ और प्रिडिक्टेबल प्लेस नहीं लगती है। और उनका जो ये सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है ना वो बड़े होते हैं इसी को लेके। ठीक है, तो इनका ये एक बहुत बड़ा बच्चों के जहन पे रहता है अगर इनको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, अगर इनके केयर गिवर्स पेरेंट्स रेस्पॉन्सिव ना रहे हों। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे, एरिक्सन का जो दूसरा स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। ठीक है, ये जो स्टेज है ना इसमें जो टोडलर्स होते हैं, जब हमने इससे पहला वाला स्टेज देखा था वो था बर्थ से लेके 1 ईयर तक। अब ये जो दूसरा स्टेज है इट इज़ फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ एज। ठीक है, 1 to 3 years ऑफ एज। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा 1 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है ना ये वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। उनको वो अपने जो दे लर्न टू कंट्रोल, they learn that they can control their actions and act on their environment to get results। उनको लगता है कि वो जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शंस, और वो उनके जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है कि वो देखो बच्चे को ये समझ आता है 3 साल तक के बच्चे को, अगर मुझे वो टॉफ़ी नहीं मिली, मैं अगर रोऊंगा तो घर वाले मजबूर हो जाएंगे, वो दे देंगे। अगर मुझे वो टॉय चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा बार बार। तो ये इस एज में इनको समझ आता है। ठीक है, दे बिगिन टू शो क्लियर प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज फूड, टॉयज एंड क्लोथिंग। तो वो बिल्कुल दिखाते हैं, जैसे अगर टॉडलर जो होता है, देखो जो बर्थ से लेकर 1 साल तक बच्चा होगा ना वो बिल्कुल गोद में होगा, उसको नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा आपको मुझे टॉफ़ी चाहिए। ठीक है, वो कभी रोएगा नहीं टॉफ़ी को देख के, उसको वो समझ नहीं होती। लेकिन जब 1 से 3 साल तक का टॉडलर आपके साथ होता है, 1 से 3 साल तक का बच्चा साथ होता है, उसको क्लियरली अगर आप उसके साथ मॉल में जाएंगे ना वो कभी भी किसी और शॉप पे नहीं जाएगा, वो कभी पर्स की शॉप पे नहीं जाएगा, वो आपको दिखाएगा उंगली से क्या, कोई मिठाई वाली शॉप, कोई टॉफ़ी वाली शॉप, कोई टॉयज़ वाली शॉप, या कोई अपने खिलौनों या क्लोथ्स वाली शॉप। जो टॉडलर का मेन टास्क होता है ना उसको यही रिजॉल्व करना होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। उस बाय वर्किंग टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंस। इसमें वो क्या चाहता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको ऑटोनॉमी मिले। और इस स्टेज में वो क्या करता है, कैसे, देखो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कैसे आप ये समझोगे, क्योंकि इस स्टेज में जो 3 साल तक का बच्चा होता है, आपने देखा होगा वो छोटे बच्चे जब होते हैं ना वो कभी कभी कोशिश करते हैं खुद के ट्राउजर्स लगाने की, खुद की शर्ट, वो बटन इधर उधर करते हैं लेकिन लगाते हैं। तो ये स्टेज होता है मी टू डू इट, मैं खुद करूँगा, वो कोशिश करते हैं। वो छोटा बच्चा लगाता है सॉक्स, फिर धीरे धीरे वो सीखता है। For example, we might observe a budding sense of autonomy in a 2-year-old child who wants to choose her clothes and dress herself। और आपको पता है ये 3 साल तक के वाले बच्चे फिर क्या करें, थोड़ा जिद करते हैं, मुझे वो ड्रेस लगाना है। अगर विंटर होगा वो बोलेगा समर का ड्रेस लगाना है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं खुद चूज करूँ और फिर खुद लगाऊं। ठीक है, तो ये होती है ऑटोनॉमी। उस टाइम पे, उस स्टेज पे ये होता है कंपीटेंस जोन कि मुझे ये ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे खुद के कपड़े खुद पहनने, खुद चूज करने हैं। ठीक है, ओके। और इवन यहाँ पे देखो लिख के भी, ऑल्दो हर आउटफिट्स माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। कभी कभी आपको ऑफिशियली कहीं पे जाना होता है, अगर बच्चे को साथ उठाओगे, बच्चा जिद करेगा मुझे वो जामा पहनना है, मुझे वो फ्रॉक पहनना है, जो कि आप फंक्शन में लगाते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा लेकिन वो जिद लगाएगा। उसको ऑटोनॉमी चाहिए, उसको ये सीखना है, उसमें उसी स्टेज से गुजर रहा होता है कि मैं जो खुद चूज करूँगा अपनी लाइफ वही लगाऊंगा अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तो उसमें उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मिलता है। अब क्या करना है, अगर हम बार बार बच्चे को डांटेंगे कि मतलब अगर आपने गलत शर्ट पहनी, आपने शर्ट जो पहनी वो गलत पहनी है, आपने बटन अच्छे से नहीं लगाए, उसको हमेशा क्या हो रहेगा, वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और उसको हेट आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे ओ आपको लगाना आ गया, हाँ लेकिन इसको बटन ठीक करना था, तो ये जो तरीका आप अपनाओगे ना उससे आपको उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी डिनाई करके नहीं हम खुद लगाएंगे तो वो सीखेगा भी नहीं और
उसको फिर डाउट होगा अपनी एबिलिटीज़ पे कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसको लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा और वो फीलिंग ऑफ शेम हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करेगा, उसमें शेम, फीलिंग ऑफ शेम होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद के कपड़े खुद पहनूँ या खुद चूज़ करूँ, तो मुझ में क्या किया जाता है, मुझे बोला जाता है कि नहीं आप खुद नहीं कर सकते हो, हम करके देंगे। तो इसी यही जो दूसरा स्टेज है 1 to 3 years ऑफ एज, ये शेम वर्सेस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें बच्चा चाहता है कि वो जो है मी टू डू स्टेज होता है, ठीक है। ओके, जो तीसरा स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला स्टेज होता है तीसरा स्टेज। और ये होता है कौन सा, 3 से 6 साल। आपको पता है जब जो भी 3 साल के बच्चे होते हैं ना वो प्री स्कूल में फिर जाते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना वो उनका स्टेज होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला स्टेज। इसको हम प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एक्टिविटीज। जैसे वो 3 से 6 साल तक का बच्चा खेलता है दूसरों के साथ, सोशल इंटरेक्शन करता है, बात करना स्टार्ट करता है। फिर आप देखते होंगे कि घर वाले भी बच्चों के साथ 3 साल 6 साल तक बच्चे होते हैं, अच्छा ज़रा अपना नाम बोलो, आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो उससे बच्चा इंटरेक्शन सीखता है, ये भी ज़रूरी होता है। और बच्चा चाहता है वो इनिशिएटिव ले। According to Erikson, preschool children must resolve the task of initiative versus guilt by learning to plan and achieve goals while interacting with others. Preschool children can master this task. Initiative, a sense of ambition and responsibility occurs when parents allow a child to explore within limits and then support the child's choice. तो लेकिन जब पेरेंट्स उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, लिमिट तो है कि वो ऐसी अननोन पर्सन्स के साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो उसके फ्रेंड्स है, जब बच्चा घर आएगा तो उसको बोला जाएगा कि ज़रा आप हमें बताओ आप टीचर्स से क्या बोला, आपने क्या पढ़ा स्कूल में, आपका कौन कौन सा फ्रेंड है। तो ये वो जब उसको लगता है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मुझसे मेरी चॉइस पूछ रहे हैं, तो उसमें वो और कैलिबर बढ़ेगा वो इनिशिएटिव लेने का। वो और हम बोलते हैं कि वो बोलता है कि हमने स्कूल में खेला आज, और जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है ना, वो अगर उसको खेलना भी नहीं आता, थोड़ा सा डर भी लगता है ना, नेक्स्ट डे वो खेलेगा और वो भी फिर घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर जो पेरेंट्स है केयर गिवर से बिल्कुल कंसर्न ही नहीं दिखाएंगे, पूछेंगे भी नहीं, और उसमें वो गिल्ट वाला अंदर से रहेगा, या उसको डांटेंगे चुप करके बैठो, बार बार बोलेंगे चुप करके बैठो, तो उसको अंदर से रहेगा शायद मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन उनका स्टेज ही ऐसा होता है जिसमें वो इंटरेक्ट करना चाहते होते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते होते खुद, या वो प्ले करना चाहते होते हैं। तो उस स्टेज पे 3 से 6 साल तक के बच्चों में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है ये स्टेज, और इस स्टेज में ही बच्चा इंटरेक्शन सीखता है। और इसी स्टेज में चिल्ड्रन में क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, फील ऑफ सेंस ऑफ पर्पस आता है कि हमारा भी कुछ पर्पस है। जब वो प्री स्कूल में जाते हैं उसमें उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम अब प्री स्कूल जाते हैं, बाकी लोगों के साथ रहते हैं। दोज हु आर अनसक्सेसफुल एट दिस स्टेज विद देयर इनिशिएटिव, मिसफायरिंग और स्टिफलिंग बाय ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स मे डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट। और जिनको जो पेरेंट्स इस स्टेज पे एनकरेज नहीं करते हैं, उनको रोकते रहते हैं, तो उनको जो है सेंस ऑफ गिल्ट होता है। जैसे कि बच्चा आया मेहमान के सामने और उसने उसके साथ इंटरेक्ट स्टार्ट करना, लेकिन वो खेल रहा है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट करना चाह, और बीच में ही पेरेंट आ गया, उसको डांटा, निकलो बाहर, इसको निकालो बाहर, तो उसमें वो सेंस ऑफ गिल्ट रहता है। जब दोबारा ये आएगा मेहमान, उसमें अंदर से वो हेट जैसा, एंगर, एंग्जाइटी जैसा रहता है। तो इसीलिए बच्चा जो होता है ना, वो नेचुरल, जो बच्चे की इनोसेंस होता है ना, वो नेचुरल वे में ग्रो होता है ना, उसको वैसे ही ग्रो होने देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। ये एलिमेंट्री स्कूल, जब इसके बाद प्री स्कूल के बाद एलिमेंट्री स्कूल में चला जाता है बच्चा, 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है, उसमें जो है एलिमेंट्री स्कूल स्टेज होता है उसको, क्योंकि वो उसी स्कूल में जाता है उस टाइम पे, और उसमें ये स्टेज होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। Children begin to compare themselves with their peers to see how they measure up. They either develop a sense of pride or an accomplishment in their schoolwork, sports, social activities and family life, or they feel inferior and inadequate because they feel they don't measure up. अच्छा, इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, जो उनके पीर्स होते हैं, जो बाकी लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं, वो उनके साथ कंपेयर करते हैं खुद को कि हमारी सोशल लाइफ कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, हम स्पोर्ट्स में कितना आगे, कितना खेलते हैं, स्कूल वर्क कैसे करते हैं।
तो हम हमारी फैमिली कैसी है, वो कितना सपोर्ट करती है, हम अगर क्रिकेट खेलते हैं कितना हम उसमें खेल पाते हैं, हमारे स्कूल वर्क में मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो इस स्टेज में यही होता है। और बच्चा जब ये देखता है ना बाकी लोग, मेरे फ्रेंड्स कैसा करते हैं स्पोर्ट्स में, मैं कैसा कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा मेजर अप कर पा रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जो है वो अच्छा फील करता है। ठीक है, उसमें उसको सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी खेलने में अच्छा ना हो, उसके मार्क्स अच्छे ना आ रहे हों, उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं हो, तो उसमें जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो बहुत बुरा फील करता है। तो ये जो स्टेज होता है ये 6 से 12 साल तक के होता है। इसमें यूजुअली प्री स्कूल के बाद बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में चला जाता है, और इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज हम इसको बोलते हैं। बच्चा कंपेयर करता है बाकी डिफरेंट एरियाज में वो कैसा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उनका घर में टॉक्सिक माहौल होता है या उन्होंने अच्छे से सीखी नहीं है चीज़ें, तो उसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है, और ये एडल्टहुड तक, एडोलेसेंस स्टेज तक चला जाता है आगे, और इनमें कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, ये जो है ना, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें आइडियोलिसन स्टेज होता है। इसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं। आइडियोलिसन स्टेज होता है, आइडियोलिसन स्टेज होता है 12 से 18 साल तक एज के जो बच्चे होते हैं, उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। चिल्ड्रन फेस अ टास्क ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इरिक्सन हमें बोलता है कि जो एडोलेसेंट का मेन टास्क होता है ना, उसमें जो सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना, कि खुद की पर्सनालिटी, मैं कौन हूँ। ठीक है, और आइडोलसेंट्स जो होते हैं ना, आइडोलसेंट्स स्ट्रगल विद क्वेश्चंस सच एज हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मैं दिखने में कैसा हूँ। ऑल द वे मोस्ट एडोलसेंट्स ट्राई ऑन मेनी डिफरेंट सेल्व्स टू सी इफ वन फिट्स। दे एक्सप्लोर वेरियस रोल्स एंड आइडियाज, सेट गोल्स एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर देयर adult selves. Adolescents who are successful at this stage have a strong sense of identity and able to remain true to their beliefs and values in the face of problems and other people's perspectives. तो इसमें अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा और उसने ये देखा कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो मेडिकल स्ट्रीम पकड़नी है, मुझे तो यही करना है, मुझे साइंस पे फोकस करना है, तो वो एक कॉन्फिडेंट बंदा बनेगा। और अगर उसमें ये नहीं पता कि लग ही नहीं रहा, लगता है मैं इसमें भी वीक हूँ, उसमें मुझ में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें रोल कन्फ्यूजन रहेगा, उसको समझ नहीं आता है फिर चीज़ों का, और वो लोगों की बातों पे ज़्यादा फोकस करता है, लोगों के पर्सपेक्टिव्स को ज़्यादा सोचता है। तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडोलेसेंट स्टेज में होता है, जिसमें 12 से 18 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर बच्चा कॉन्फिडेंट, उसके पेरेंटिंग अच्छी होगी कि हाँ आपको आगे डॉक्टर बनना है, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, देखो वो डॉक्टर है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, डॉक्टर बन के आप ये करोगे, या आपको एक इंजीनियर बनना है, आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है, और हमारी सोसाइटी बनी ही ऐसे कि आपको एक अच्छी अर्निंग होनी चाहिए, और आपको एक अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, आप एक अच्छा जो है प्रोफेशन में जाने चाहिए। तो इस एडोलेसेंस एज में 12 से 18 साल तक की जो होती है, उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। अगर इसमें बच्चे को लगेगा कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ किसी भी फील्ड में, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो उसमें रोल कन्फ्यूजन आता है, उसको समझ ही नहीं आता है मुझे करना क्या है आगे। ठीक है, शाबाश। अब इस स्टेज में बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ उनको खुद पता नहीं होता है क्या करें, फिर उनको पेरेंट्स बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका खुद का भी शौक, पेरेंट्स बोलते हैं हाँ आपको डॉक्टर बनना है, बच्चे भी बोलते हैं हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत शौक है, या बच्चे बोलते हैं नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मुझे बहुत शौक है। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो पेरेंट्स के आइडियाज सुन सुन के उनको शौक होगा कि वो सिंगर बने, उनका शौक होगा पेंटर बने, उनको शौक होगा कि वो ऑफिसर बने, उनका शौक होगा वो लॉयर बने, तो पेरेंट्स रट लगाए कि बैठे कि नहीं IIT में जाना है या आपको MBBS करना है, तो वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन रोल रहता है उनमें, तो वीक सेंस ऑफ सेल्फ उनमें हो जाता है, उनको अपनी आइडेंटिटी का श्योरिटी नहीं होता है, और फ्यूचर में के लिए भी वो कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला रहता है इस स्टेज में। इसके बाद एक और स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। ये जब इंसान अपनी 20s में होता है बराबर 40s तक, इसमें यही स्टेज होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये अर्ली अडल्टहुड होता है। ठीक है, जब इंसान जवान होता है 20s में आपने होता है, इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो क्या है
कि जब एडोलेसेंस में हमने एक सेंस ऑफ सेल्फ आता है ना, कि हमें एक डॉक्टर बनना है, हमें एक ऑफिसर बनना है, हमें एक टीचर बनना है, हमें एक लेक्चरर बनना है, उसके बाद हम रेडी होते हैं इस स्टेज पे अपनी लाइफ को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, कि हम ढूंढते रहते हैं लाइफ पार्टनर्स। इवन अर्ली 20s में हम चाहते हैं कि हमें ऑपोजिट सेक्स के साथ ये अटेंशन मिले, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकली है। उसके बाद अगर हमें अच्छे से करियर चूज़ हुआ और हम अच्छी स्ट्रीम में आ गए, हमारे लिए ईजी होता है, और फिर शादी के लिए भी इसमें अर्ली 30s में लेट 20s में तैयार होते हैं। अब अगर जो हमारी प्रीवियस स्टेज है वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं हुए होंगे, तो हम ऑब्वियसली वो इंसान तो कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा, करियर वाइज भी सही सेटल नहीं होगा, तो उसको ट्रबल होती है इन एरियाज में, और उसको रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी ट्रबल होती हैं। लेकिन अगर प्रीवियस स्टेज इससे गुजरे होंगे और उनको लगता है घर में भी सपोर्टिव माहौल है, कॉन्फिडेंस फील होगा, तो उसमें रिलेशनशिप का इशू भी नहीं रहता है। क्योंकि अगर कोई बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसमें ऑब्वियसली उसके साथ ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन कूल एंड काम बंदा, या ऐसा बंदा जो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो एक कॉन्फिडेंट बंदा ही होगा ना, तो उसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो एरिक्सन का भी यही कहना था, जो एडोलेसेंट में बिल्कुल एडोलेसेंस में सेंस ऑफ सेल्फ जनरेट कर पाते हैं बच्चे, एडल्ट्स, वो आगे जाके फिर अच्छे से इंटीमेट रिलेशनशिप्स जो है में आ सकते हैं, और अच्छे से फिर अपने लाइफ पार्टनर्स भी चूज़ करके शादी करते हैं। और अगर कुछ होते ना जो बंदे, वो अपने ही ख्याल में गुम होते हैं, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, मतलब शादी करके भी उतना इंटीमेसी नहीं दिखाते हैं, और ज़्यादा मतलब अपने 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 स्पाउस के साथ उतने क्लोज नहीं होते, उतने ओपन अप नहीं होते। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि उनके जो प्रीवियस लाइफ के स्टेज होते हैं वो अच्छे से नहीं गुजरे हुए होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का। ये होता है जब 40s में बंदा पहुंच जाता है ना, उसमें मिडल अडल्टहुड, उसको हम बोलते हैं मिडल अडल्टहुड। ठीक है, इसको हम मिडल अडल्टहुड बोलते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, ये एक्सटेंड होता है मिड 60s तक, ये एक्सटेंड होता है मिड 60s तक, मिडल अडल्टहुड। ठीक है, इसमें बंदा सोचता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, मैं वॉलंटियरिंग करूँगा, मैं दूसरों को समझाऊँगा, मैं बच्चों की अच्छी तरबियत करूँगा। इस स्टेज में बंदा चाहता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो छोटे हमें से छोटे हैं, उनको मैं बताऊँ, ये करो, वो करो, वो करो। ठीक है, उसमें प्रोडक्टिव वर्क में बंदा जाना चाहता है कि मेरा समाज में कोई एक मैं ऐसे काम करूं कि जिससे मैं जाना चाहूं। तो ये मिडल 40s में ऐसा ही एक स्टेज आता है जिसको हम मिडल अडल्टहुड बोलते हैं, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें हम पहले देखते भी हैं कि हम प्रोडक्टिव वर्क कौन कौन सा है, मैं वहाँ उस एरिया में काम करूँगा। जो यूथ है, छोटे जो अर्ली 20s एंड अर्ली 30s में है, उनको मैं गाइड करूँगा, उनको मेंटर करूँगा। लेकिन जिनको ये नहीं आता ना, वो स्टैग्नेशन फील करते हैं। उनको लगता है कि हमारा समाज में कोई मार्क नहीं रहा, हमें कोई जानता नहीं है, तो उनको अंदर से वो एक रहता है, वो एक कम अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसमें क्योंकि वो ऐसे बंदे होते हैं ना जिनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फिर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे समाज में कोई आइडेंटिटी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हमें लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, वो उस खुद पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। डिस्पेयर ये आता है, ये स्टेज मिड 60s टू द टिल डेथ, टू द एंड ऑफ लाइफ, तब तक आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाला स्टेज, मिड 60 से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक। उसमें इसको हम लेट अडल्टहुड पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें पता होता है, जब मिड 60s के बाद बंदे को पता होता है कि अब एंड ऑफ द लाइफ कभी भी हो सकता है, क्योंकि बाय नेचुरल डेथ अगर हम बात करेंगे, तो उस टाइम पे बंदा क्या करता है, ये देखता है कि मैंने अपनी लाइफ में किया क्या क्या है। अगर उसने अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव काम ज़्यादा किया होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है, उसमें इंटीग्रिटी ज़्यादा रहती है। और अगर उसको लगता है कि मैंने ना ही बच्चों पे ध्यान दिया है, ना ही मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ना ही मैंने कुछ ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो वो डिस्पेयर में रहता है, उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, उसमें सेंस ऑफ फेलियर रहता है। लेकिन जिसने अच्छा काम किया होगा, जिसके बच्चे भी आबाद होते हैं, जिसने बच्चों की शादियाँ की होती हैं, जिसने बच्चों के घर बनाए होते हैं, या बच्चों की अच्छी तालीम दी होती है और उनके बच्चे सेटल हुए होते हैं, उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, और लोगों को फील होता है प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट्स, उनमें सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होती है। और जब वो पीछे देखते हैं तो उनको उनके पास थोड़े ही रिग्रेट्स होते हैं। लेकिन जिन बंदों ने अच्छा काम नहीं किया होता है, जिनने
इस इन एरियाज़ में अच्छे काम नहीं किए होते, तो उनमें सेंस ऑफ जो रिग्रेट है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, उनको लगता है उनने वेस्ट किए अपनी लाइफ। वो यही सोच रहे थे कि अगर मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया तो और क्या करना चाहिए था मुझे। तो उनमें बिटरनेस या डिप्रेशन और डिस्पेयर रहता है, वो बुढ़ापे में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। और जिन्होंने पहले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किया होता है ना, फिर मैक्सिमम केसेस में फिर उनको फिर वैसा आराम भी होता है लास्ट में। और अगर फिर कोई फैमिली को पहले इग्नोर करेगा ना, उसकी खुद की वैल्यू भी फिर लास्ट में कम हो जाती है। तो इसीलिए इस जोश में हमेशा नहीं रहना चाहिए कि हम यंग हैं, हम कुछ भी करेंगे वो है। तो हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो एंड है वो भी सही से हो। तो ये थी एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें 8 स्टेज थे, जो साइको सोशल थ्योरी कहलाती है, जिसमें कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से भी हम देखते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हमने देखे। और हर एक स्टेज में क्राइसिस होता है, दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जब क्राइसिस होता है, तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, केयर गिवर्स अच्छे हैं, आपके जो पीर्स अच्छे हैं, तो अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप होते हैं तो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कमी रहती है और आप लैक फील करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके रिलेटेड हम बहुत सारे MCQs करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप ज़रूर देख लीजिएगा वो, उससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद अनदर टॉपिक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।